चलो स्टार्ट करें। यस, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 12 के रिवीजन से। यस, सेक्शन 12 किसका बात करता है? सबसेक्शन 1 गुड्स का, बराबर। सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम। एफसीएम में हमने बोला टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे ऑन विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। तो यहाँ पे हमने किसको किंग बनाया? इनवॉइस को। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। वेरी गुड। डेट ऑफ पेमेंट को भाव दिया क्या? नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 जो था वहाँ पे बोला गया कि डेट ऑफ पेमेंट को अभी के लिए कंसिडर नहीं करना है, बराबर। एक्शनेबल क्लेम्स के लिए आया क्या लेकिन ये बाद में उठ के? हमने देखा क्या एक्शनेबल क्लेम्स? यस, कुछ गुड्स के लिए, मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के लिए हमने क्या बोला? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डे टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, बराबर। वेरी गुड। सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में हमने एडवांस पेमेंट को भी कंसिडर करा, मतलब वेरी गुड। फिर हमने बोला ये जो है सेक्शन 31 ये क्या बोलता है, बराबर। सेक्शन 31 बोलता है लास्ट डे टू इशू इनवॉइस। अगर मूवमेंट है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर नो मूवमेंट है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। वेरी गुड। सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है तो अप्रूवल और 6 months विच एवर इज अर्लियर। कंटिन्यूस सप्लाई है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट और पेमेंट रिसीव्ड एज द केस में बी। बट अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो अर्लियर वाला विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। यस। फिर हमने सबसेक्शन 3 पढ़ा, किसका बात करता है? आरसीएम, बराबर। GOOD 3+1 4 31st डे, सर्विसेज में हम 61st देखेंगे, बराबर, ठीक है। आरसीएम में हमने बोला अर्लीस्ट ऑफ द 3 क्या क्या? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बराबर। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बराबर। अर्लीस्ट 3 चीजें आई। इफ नथिंग इज गिवन देन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट मतलब डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है तो रेसिपिएंट का देखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, यस। और नहीं तो फिर पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। ये दो एंट्रीज में क्या फ़र्क है? ऊपर वाला पेमेंट एंट्री है, नीचे वाला क्रेडिट एंट्री है, करें? ये हमने देखा। फिर हम बोले वाउचर्स के बारे में, सबसेक्शन 4 हट जाएगा वैसे तो, बट दिया है तो पढ़ लेते हैं। अगर वाउचर्स आइडेंटिफाइबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू। अगर अदर केसेस है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। वेरी गुड। रेसिडुअल केसेस, पीरियोडिकल रिटर्न इज फाइल्ड तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अदर केसेस यस, डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड। एडिशन इन वैल्यू, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह अगर कुछ है फॉर डिलेड पेमेंट तो डेट व्हेन सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। समझ में आया? यस, वेरी गुड। फिर हमने देखा सेक्शन 13। सेक्शन 13 किसका बात किया? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 बोलता है सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में सबसेक्शन 2 हमने देखा एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसमें आप सबसे पहले तो चेक करोगे वेदर द इनवॉइस इज इशूड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अंडर सेक्शन 31 फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, करेक्ट। अगर यस, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस के जो स्पेसिफाइड टाइम है अंडर सेक्शन 31, क्या उसमें इनवॉइस इशू हुआ है? इफ यस तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इफ नो तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? यस। इफ नथिंग इज गिवन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब recorded in the books of accounts of supplier or credited in the bank account of supplier.
समझे, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? इसमें हम सप्लायर देख रहे हैं क्योंकि FCM है, बराबर। अच्छा, अब स्पेसिफाइड टाइम क्या क्या है हमने देखा। यस, सबसे पहले तो जनरली इट इज 30 days। हाउएवर in the case of bank, financial institution, NBFC, insurer, it is 45 days। very good। but this 30 days or 45 days का limit is not applicable to these 4 plus telecom companies when transaction is between distinct persons। the new limit is entry in the books of accounts of supplier or expiry of the quarter, as the case may be। सप्लाई सीजेस बिफोर कंप्लीशन, आधा पेंट किया, काम रोक दिया, इनवॉइस कब जनरेट करोगे? एट द टाइम ऑफ सीजेशन, जब काम रोका तब। टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सीजेशन। वेरी गुड। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, हम कंटिन्यूसली टीचिंग कर रहे हैं। आप डांस क्लास अगर जाओ तो महीने महीने का पेमेंट करते हो। यस, बैडमिंटन क्लास जा रहे हो, एवरी मंथ यू मेक द पेमेंट, बराबर। बट कंटिन्यूसली यू आर टेकिंग द सर्विस, करेक्ट है। स्कूल्स में भी ऐसे होता है। अभी अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, देन टाइम टू इशू इनवॉइस क्या है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, कोई डेट ही नहीं बताया है पेमेंट का, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट आपको इनवॉइस इशू कर देना है। पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन, तब ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट, बराबर। हमने इधर परसेंटेज कंप्लीट किया, बराबर। अगर ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट इनवॉइस इशू हो गया तो हम येस वाली कंडीशंस देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर नहीं हुआ तो हम नो वाली कंडीशन देखेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? पक्का 100%? ठीक है। अब हम एक क्लैरिफिकेशन देखें क्या, जो अमेंडमेंट में आया हमारे पास। बहुत इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन है। हाँ, एक तो हमने ये अमेंडमेंट पढ़ लिया एक्शनेबल क्लेम्स वाला साथ साथ में। दूसरा चीज, डीटी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? डीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। NHAI पता है क्या होता है? क्या बात है, बराबर। ठीक है, हमको एक क्लैरिफिकेशन आया जो किसके बारे में है? टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस टू NHAI। हम लोग किसको सर्विसेज दे रहे हैं? अगर हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्विसेज दे रहे हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, मतलब रोड बनाने का और उसको मेंटेन करने का सर्विस दे रहे हैं हम, बराबर। यस। इन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये जो मॉडल है हैम मॉडल, ये मॉडल के अंदर में, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? पहला चीज़, हैम मॉडल क्या है, बराबर। दूसरा चीज़, ये गुड्स है कि सर्विस? सर्विस। तो सेक्शन 13 में हम देखेंगे इसको। यस। RCM में कोई सर्विस में कवर हो रहा है क्या ये? नहीं। FCM में जाएगा? यस। तो हम FCM में देखेंगे इसको, बराबर। ठीक है, मतलब सब सेक्शन 2 में देखेंगे। अब क्या करना है आगे वो अपन बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं हैम मॉडल क्या है। ठीक है। इन हैम मॉडल द मेंटेनेंस इज जनरली फॉर 15 to 17 years and the payment for the same is spread over the years. So TOS is equal to what? मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं 15 से 20 साल तक। यस। क्या ये वन टाइम सर्विस है कि कंटिन्यूस है? कहाँ पे फिट होएगा? कंटिन्यूस सप्लाई में, बराबर। एक बार पढ़ते हैं फिर भी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने उसको समराइज करा है जो मॉड्यूल के वर्डिंग्स है उससे। ठीक है, तो आप चाहिए तो मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो एक बार और फिर बाद में ये भी रेफर करते हो तो चलेगा।
HAM is a single contract for construction as well as operation and maintenance of the highway. बराबर. Under HAM single contract है क्या ये? Yes. Under HAM projects are under DBOT model, that is develop, build, operate and transfer model. Therefore concessionaire has to do the new construction along with operation and maintenance. तो construction भी आपको ही करना है, maintenance भी आपको ही करना है, correct? Yes. The payment terms for construction portion as well as operation and management portion of the contract are provided in the agreement between NHAI and the concessionaire. In HAM contract, the payment is made spread over the contract period in installment, and payment for each installment is to be made after specified period or completion of the बराबर as specified in the contract. या तो ड्यू डेट पे करेंगे या तो कंप्लीशन पे करेंगे हैम मॉडल में. अगर ड्यू डेट में करते हैं तो टाइम टू इशू इनवॉइस क्या रहेगा? बोलो. Where the due date is ascertainable on or before the due date. Yes, हम तो इनवॉइस ही इशू करने का बात कर रहे हैं ना. On or before the specified period. मतलब समझा है ना आपको? ये केस में अगर कंप्लीशन और बोला है ना तो फर्स्ट केस में हमने देखा इनवॉइस अपने को ये टाइम पे इशू करना है. अगर किया यस तो यस वाली कंडीशन क्या थी? यस वाली कंडीशन इनवॉइस और पेमेंट. और अगर नहीं किया है वो टाइम में इशू तो मतलब वो हिस्सा वो प्रोविजन जब कंप्लीट हुआ है तब या उसका जब पेमेंट मिला है तब, विच एवर इज अर्लियर. बराबर. यस. कंप्लीशन ऑफ द इवेंट के ऊपर अगर बेस्ड रहे तो हम क्या करेंगे? इनवॉइस कब इशू करोगे? ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट. आप अभी तक ऊपर ही अटके हुए हो स्पेसिफाइड टाइम में. हम रूल्स में आ गए हैं, रूल्स में नहीं, सेक्शन 31 में आ गया है जहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम है. कंटिन्यूस सप्लाई में स्पेसिफाइड टाइम क्या है? 3 केसेस थे. ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, नहीं है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट. अगर थर्ड वाला है पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन, हम ये थर्ड केस का बात कर रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, तब आप इनवॉइस कब जनरेट करोगे? ऑन और बिफोर द. समझे ना? अगर ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट आपका इनवॉइस जनरेट हो गया यस तो यस वाली कंडीशन, नो तो नो वाली कंडीशन. अब इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ये वाला है कि ये वाला. बराबर. बट ये कंटिन्यूस सप्लाई में गया. FCM कंटिन्यूस सप्लाई अगर वो टाइम में हुआ तो यस वाली कंडीशन, वो टाइम में नहीं हुआ तो नो वाली कंडीशन. TOS समझा कैसे निकाला? पढ़े क्या? दिस अपीयर्स टू बी अ केस ऑफ continuous supply where payment is linked to completion of the event and TOS will be determined based on the same principle. Also clarified the installments or annuity paid by NHAI to concessionaire includes some interest component. This interest will be added to the value of supply as per section 15(2)(d). value of supply में भी interest component add होएगा. हमने इंटरेस्ट लेट फीस वगैरह ऐड किया था. अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो NHAI को भी इंस्टॉलमेंट के साथ में इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं ये तो उसके साथ में दे रहे हैं, इट विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्लैरिफिकेशन दिया है इधर पे, इसका हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं. हाँ, ये PDF आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगी. इधर से पढ़ते हैं. In HAM contract, the payment is made spread over the contract period in installments, and payment for each installment is to be made after specified period or on the completion of an event as specified in the contract. The same appears to be covered under the continuous supply of services as defined in section 2 clause 33. It is clarified that the tax liability on the concessionaire under HAM contract including in the It is clarified that the tax liability on the concessionaire
under the HAM contract, including on the construction portion, would arise at the time of or payment, whichever is earlier, if the invoice is issued on or before the specified date or the date of completion of the event. समझा क्या आंसर? इन्होंने क्या बोला? यस वाली कंडीशन बोली क्या? इनवॉइस और पेमेंट कब? इफ द इनवॉइस इज इशूड बिफोर और ऑन द स्पेसिफाइड डेट और कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. हमने इधर सेम चीज बोला था क्या? ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड. इधर पे बोला ऑन और बिफोर द कंप्लीशन. यस, तो यस वाली कंडीशन. समझ में आया आंसर? अगर नो तो प्रोविजन और पेमेंट आएगा क्या? देखते हैं हम इन्होंने लिखा है क्या आंसर में. वैसे if the invoices are not issued on or before the specified date or completion of the event specified in the contract, tax liability would arise on the date of provision of service or the date of receipt of payment, whichever is earlier. समझे? The due date of payment as per the contract. समझ में आया? पक्का? It is also clarified that as the installments or annuity payable by NHAI to concessionaire also includes some interest component, the amount of such interest shall be includable in the taxable value for the purpose of payment of tax under section 15(2)(d. समझ में आया? पक्का? एक बार समराइज करके बोलो. हमने ये हैम मॉडल पढ़ा, इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया. ये क्लैरिफिकेशन बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयर ऑफ NHAI प्रोजेक्ट्स अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल. अब ये मॉडल में क्या हुआ ना, हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करके दे रहे थे प्लस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट भी करके दे रहे थे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करके दे रहे थे. बराबर. अब ये जो काम है जैसे कंस्ट्रक्शन का, रोड बना के देना, पर रोड में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको सुधारेंगे भी, हम ऐसा बोल रहे हैं. जैसे गड्ढे आ गए तो हम इसको भर देंगे. ब्रिज कोलैप्स हुआ अभी और पुणे साइड, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है तो हमारा रिस्पॉन्स, हमारे पास नहीं है, जिसके पास है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रोजेक्ट को क्लियर करने का, इसको मेंटेन करने का. सालों साल कोई भी जगह बना के नहीं छोड़ देते हो, उसको मेंटेन करना पड़ता है. तो हैम मॉडल में हम बोल रहे हैं जो उसको बना रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसको मेंटेन करने का. ठीक है. क्या ये वन टाइम वर्क है कि लॉन्ग टर्म वर्क है? सालों साल चलेगा. 3 मंथ्स के ऊपर हो गया, कंटिन्यूस सप्लाई तो है डेफिनेटली. 15 से 20 साल, जब 15 से 17 साल जब ये बोल रहा है मतलब ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, कंटिन्यूस सप्लाई है. यस. अब कंटिन्यूस सप्लाई में है ना, हमको पेमेंट तुरंत नहीं मिलता है, या तो कुछ कुछ हिस्सों में मिलता है, कुछ कुछ ड्यू डेट पे मिलता है, स्पेसिफाइड पीरियड पे, कि 4 महीने बाद आपको इतना मिलेगा, 2 महीने बाद आपको इतना मिलेगा. या तो ऐसे होता है, या तो होता है आप इतना बना दिए हम आपको 10% देंगे, इतना बना दिए हम आपको 20% देंगे. और बराबर. पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन होता है, या तो 4 महीने बाद हम तुमको इतना पे करेंगे, 6 महीने बाद हम तुमको इतना पे करेंगे. कुछ ड्यू डेट जो है वो असाइंड होती है. ठीक है हर्ष? बराबर. यस. तो अब अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है या कंप्लीशन से लिंक्ड है, वॉट एवर द केस में भी, अगर वो टाइम में आपने इशू किया है तो आप क्या देखोगे? यस वाली कंडीशन. और हमारी यस वाली कंडीशन क्या थी? वेरी गुड. चार्ट में देख ले एक और बार. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट. अगर हमारा इनवॉइस स्पेसिफाइड टाइम में हो रहा है इशू एज पर सेक्शन 31 में हमको स्पेसिफाइड टाइम दिया था क्या? कंटिन्यूस सप्लाई. यही हमने अभी डिस्कस करा. बराबर. तो अगर हमने ये टाइम में इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ये टाइम में इशू नहीं किया तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. यही लिखा है पूरे क्लैरिफिकेशन में. पक्का समझ में आया? ये था आपका अमेंडमेंट जो अभी ऐड हुआ है. क्लियर है?
हाँ, लोगों को कंफ्यूजन आया, उनको ऐसे समझा ही नहीं कि अरे इसको किस में पकड़े हम। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ये देखो ऐसा हो रहा है तो आपको ये रूट से जाना है और इसलिए इसका टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे होएगा। क्लैरिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं आते, नोटिफिकेशन में चेंजेस आ सकते हैं। क्लैरिफिकेशन में एग्जिस्टिंग चीज़ों पे क्वेश्चन जो उठा है उस पर क्लैरिफाई कर देते हैं उन लोग। क्वेश्चन ये था कि under the hybrid annuity model of National Highway Authority of India, the concessionaire has to construct the new road and provide operation maintenance services, बराबर, जिसका पेमेंट जो है स्प्रेड होता है सालों साल। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए हैम मॉडल के अंदर में। तो हमने बोला टाइम ऑफ सप्लाई आप पहले तो देखोगे 13(2) के हिसाब से, उसमें कंटिन्यूस सप्लाई है तो स्पेसिफाइड टाइम आप कंटिन्यूस के हिसाब से निकालो। फिर वो टाइम में आपने इनवॉइस इशू करा है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब आपने सर्विसेज दी है उसमें यस तो फिर यस वाली कंडीशंस लगाओ, नो तो नो वाली कंडीशंस। ठीक है, समझा? पक्का? किसी को डाउट है? अच्छा 0.1% भी डाउट है इसमें और किस में? वेरी गुड, वेरी गुड, इसीलिए लिखा है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एक मिनट, चैतन्य, एज पर सेक्शन अगर वो टाइम में इशू कर दिए तो यस वाली कंडीशन देखोगे आप। अब हमने क्वेश्चन पूछा अरे 31 में क्या है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ठीक है, तो हमको लिस्ट मिला इधर जनरली 30 डेज है, कुछ के लिए 45 डेज है, कुछ के लिए अलग लिमिट है। सीज हो जाता है तो इसके लिए इनवॉइस इशू करने का ये टाइमलाइन है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो उस केस में इनवॉइस इशू करने का ये टाइमलाइन है। अगर इसमें आप इनवॉइस इशू करते हो यस तो आप मेन इसमें वापस जाओगे, टाइम देख लिए ना आप नीचे, अगर यस तो फिर यस वाला कंडीशन देखोगे, नो तो फिर नो वाला कंडीशन देखोगे। समझे? तो वो जो नीचे लिमिट्स है वो खाली इनवॉइस इशू करने की लिमिट्स है। अलग अलग केसेस में कॉमन है 30 डेज, सबके लिए 30 नहीं है, जिनके लिए 30 नहीं है उनके अलग अलग नोट्स हैं। जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, इंश्योरर, इनके लिए 45 डेज है। ये प्लस टेलीकॉम इनके डिस्टिंक्ट पर्सन्स के साथ में करती है तो उनके लिए 30-45 भी नहीं है। सप्लायर की बुक्स या क्वार्टर एंड सीज हो जाता है तो जब सीज हो रहा है वो डेट है इनवॉइस इशू करने का। कंटिन्यूस के केस में हमने देखा अलग अलग केसेस, वो टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर वो टाइम से आपने इनवॉइस इशू किया है तो आप टाइम ऑफ सप्लाई के लिए येस वाली कंडीशन में देखोगे। अगर वो टाइम में इशू नहीं हुआ है तो आप नो वाली कंडीशन देखोगे। समझा? किसी और को कुछ डाउट है? पक्का? आगे बढ़े? लिखते हो ये क्लैरिफिकेशन? अब ये जो वर्डिंग्स है ना ये मेरी नहीं है बट मैंने इसमें एडिट करके डाली है कट करके। तो आप क्या करना, पहले ये वाला पार्ट पढ़ो, ठीक है, या पहले ये लिख लो और फिर उसके बाद में रीडिंग कर लेना, ठीक है? इतना लिखना है आपको। हाँ, ये वाला पार्ट इधर से इधर तक का ये लिख लो, फिर रीड कर लेना मॉड्यूल में से। समझा ना? पक्का? ये हटाओ क्या, ये कचड़ पचड़ जो इधर है ये रहने दो। समझ गया है ना?